हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक एडिटोरियल और एक ओपिनियन की समरी, इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स और उसके अलावा उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सबसे पहले जी, पाइपलाइन अंडर फायर टाइटल है एडिटोरियल का, पब्लिश हुआ 23 मार्च 2024 को। देखते हैं जी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। इसके अंदर राइटर लिखता है, यूएस के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोलन लू, उन्होंने अपोजिशन जो है वो शो की है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेके। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूएस का ये गोल है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की जो कंप्लीशन है उसको रोकना चाहते हैं, वो उसको कंप्लीट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस हैं बदले में उन्होंने एम्फासाइज का मतलब है ज़ोर देते हुए कहा है कि ये जो गैस पाइपलाइन है पाकिस्तान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम जो थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके अलावा जी राइटर इसमें कहता है कि अगर हम रेनिगिंग का होता है, अगर हम पीछे हटे ईरान के साथ जो हमने गैस पाइपलाइन की डील की है, अगर इससे हम पीछे हटे तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी और हमें पेनल्टीज़, हमें जुर्माना भी अच्छा खासा अदा करना पड़ेगा। कहता है अगर हमने गैस पाइपलाइन डील को तोड़ा तो हमें 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना होगा और हमें ये ईरान को देने पड़ेंगे। उसके अलावा जी इसमें राइटर जो है वो वार्न करता है पॉलिसी मेकर्स को, जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उनको ये एंटिसिपेट करता है कि अगर हमने ये डिमांड मान ली ना तो फ्यूचर में जो हमारे एलीज हैं ना यूएस, ये हमें और डिमांड भी देगा। अगर यूएस जो यूनाइटेड स्टेट है, अगर उसको ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की डील पसंद नहीं है तो उसको सी पैक भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके की तो हमेशा राइवली है, हमेशा वो जो है कोल्ड वार में है चाइना के साथ भी। और जिस तरह ईरान को पसंद नहीं करता तो यूएस फिर चाइना को पसंद भी नहीं करता। इसी तरह रशिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात हैं, उसको भी फिर यूएस कहेगा कि उनके साथ जाके डीलिंग ना करो, उनके साथ रिलेशन बिल्ड ना करो। तो यहाँ पे एडिटोरियल जो है पॉलिसी मेकर को कह रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप लोग जो हैं अपनी पॉलिसी जो हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, और एम्फसाइज कर रहा है कि जो डिसीजन मेक ऐसे डिसीजन बनाओ जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हैं, और ऐसे डिसीजन बनाओ जो फ्री हों फ्राम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि उन पे किसी थर्ड पार्टी का कोई दबाव ना हो। सबसे पहले पाकिस्तान अचीविंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। तो अगर हमने सेल्फ रिलायंस होता है कि हमने खुद अपने आप पे इन्हिसार करना है और हमने खुद इकोनॉमी को अपनी को ठीक करना है, ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए टू असर्ट ट्रू सॉवरेंटी, सो डैट हम अपनी जो ट्रू सॉवरेंटी है, जो असल हमारी जो इक़्तिदार है, उसको हम इस्तेमाल कर सकें, एंड इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, और अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम आज़ाद हो जाएं। इंपॉर्टेंट जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। साइफ़र का मतलब होता है आ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सावरन का मतलब होता है खुद मुख्तार, इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल। तो ये सारे इसमें थे जी। रीवाइटलाइजिंग का मतलब होता है कि ताज़ा दम होके आना, एक नई लाइफ देना। आगे विम्स होती है ख्वाहिश, हेफ्ट होता है वज़न, और उसके अलावा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया रेनिजीज, तर्क कर देना, अपने वादे से जो है बैक हो जाना। लिटिगेशन कानूनी झगड़ा। जियो पोलिटिकल होता है सियासी जोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस होती है ना, किसी अगर जोग्राफिया में सियासत आ जाए तो उसे जियो पोलिटिकल। रिजिलियंस होता है जी वो कैपेसिटी जिसमें आप डिफ़िकल्टीज़ और टफनेस से रिकवर हो जाती हो। आपके अंदर भी रिजिलियंस होनी चाहिए, वरना आप एक दो दिन में जवाब दे जाओगे। डिप्लोमेटिक होता है जी एक स्किल फुल वे में इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करना। केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत, डोमेस्टिक घरेलू या पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। एलीज़ हलीफ, ऑटोनमी खुद मुख्तारी। और प्रोएक्टिव होता है जी
पहले से मतलब जो है किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर देना, अलाइनमेंट हम आहंगी, और उसके अलावा जी असर्शन होता है दावा, वाइबिलिटी काबिलियत, कम्प्लिकेशन पेचीदगी, एम्फासाइज तकीद करना, प्रेसिडेंट असूल, रीन्यूअल तजदीद, फॉर्मेशन होता है तस्दीक करना, रिजेक्शन रद्द करना, मैयर्ड नापा गया, अंडर फंडेड गैर काफ़ी दाम मतलब नॉट प्रोवाइडेड विद इनफ मनी, टर्मोइल होता है फसाद, डिस्टरबेंस, प्रीडिसेसर होता है सबका, प्रोमिनेंट होता है नुमाया। तो ये थे लफ्ज़, और उसके अलावा इसमें बात करते हैं समरी की। क्या समरी है जी इस एडिटोरियल की? एडिटोरियल डिस्कस द रीसेंट टेस्टिमनी। एडिटोरियल डिस्कस करता है कि जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने दावा किया है, टेस्टिमोनी का मतलब है दावा किया है, बोले हैं, एक कंग्रेशनल पैनल, एक कंग्रेशनल होता है जो मजमुई कॉन्फ्रेंस हो जिसमें डिफरेंट जो हैं लॉ के पर्सन भी होते हैं, डिफरेंट जो हैं वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले डिफरेंट चैनल के लोग होते हैं, वहाँ पे उनके सामने उसने ये कहा है रिगार्डिंग द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। उसने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के रिलेटेड वहाँ पे उसने एक जो है उसने स्पीच दी है, वो इस टॉपिक पे बोला है। ये लू की जो टेस्टिमनी है, ये जो स्पीच है, ये जो टॉक है, डिड नॉट रिवील सिग्निफिकेंट न्यू इन्फॉर्मेशन, ये कोई हमारे लिए कोई अहम इंफॉर्मेशन नहीं है। हिज रिमार्क्स अबाउट द पाइपलाइन, जो उसका इजहार है गैस पाइपलाइन ईरान और पाकिस्तान को लेके, ये हमारे लिए कंसर्न है, तशवीशनाक है। लू स्टेटेड, लू ने ये बताया है, यूएस का गोल है टू प्रीवेंट द कंप्लीशन ऑफ पाइपलाइन, कि वो पाइपलाइन की कंप्लीशन ना होने दे, एंड वार्न पाकिस्तान अगेंस्ट डीपनिंग टाई विद ईरान, और पाकिस्तान को ये वार्न कर रहा है कि वो ईरान के साथ अपने जो ताल्लुकात है वो गहरे ना बनाए। ये जो इंटरफेरेंस है इन फ्रिंजेस होता है, ब्रेक हो रही है। ये जो स्टेट इंटरफेरेंस है इससे पाकिस्तान के जो खुद मुख्तार राइट है इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेकिंग का, ये जो राइट है ये हमारा ब्रेक हो रहा है। ये फॉरेन ऑफिस ने इसका जवाब देते हुए कहा है, एक ख़ास तौर पे बनी तुली हुई एक मैयर स्टेटमेंट दी है, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइन। हमारे जो फॉरेन ऑफिस के पर्सन हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, और उस स्टेटमेंट पे उन्होंने गैस पाइपलाइन की इम्पोर्टेंस को बताया है कि पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गैस पाइपलाइन का होना ज़रूरी है, और रिजेक्ट किया है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को। ये जो एडिटोरियल है ये अर्ज करता है पाकिस्तान को टू टू अपहोल्ड इट्स कमिटमेंट, ठीक है। तो ये एडिटोरियल जो है पाकिस्तान को कह लो कि अर्ज कर रहा है, अर्ज मीन कह लो कि उभार रहा है पाकिस्तान को कि वो अप होल्ड डटा रहे, थाम ले, और ये जो उसकी कमिटमेंट है डट जाने की इस प्रोजेक्ट पे वो डटा रहे, डिस्पाइट फॉरेन प्रेशर, बावजूद के फॉरेन प्रेशर जो है वो बेशक बहुत ज़्यादा है। इट हाईलाइट द वायबिलिटी ऑफ ईरान पाइपलाइन, और ये इसमें राइटर हाईलाइट कर रहा है कि ईरान पाइपलाइन की जो वायबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, और ये एक अहम एनर्जी प्रोजेक्ट है, स्पेशली कंसिडरिंग द चैलेंज फेस्ड बाय अल्टरनेटिव स्कीम, और ख़ास तौर पे जो अल्टरनेटिव स्कीम हमारे पास है तुर्कमानिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, इसे टैपी के नाम से याद करते हैं। टैपी टी से तुर्कमानिस्तान, एक और डील है, ये टैपी भी रुकी हुई है। टैपी इसलिए रुकी हुई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो ना तो टैपी आ रही है और ना गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कामयाब होगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो कहता है कि अगर टैपी की का जो प्रोजेक्ट है ना उसकी निस्बत जो ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ना ये हमारे लिए ज़्यादा अहम है। और उसके अलावा जी राइटर इसमें कहता है रनिंगिंग ऑन द ईरान डील, अगर हम पीछे हटे ईरान के गैस पाइपलाइन डील के साथ, इससे लीगल कम्प्लिकेशन होंगी और भारी जुर्माना जो हमें अदा करना पड़ेगा, सब्सटेंशियल पेनल्टीज़।
एडिटोरियल वार्न करता है पॉलिसी मेकर को कि वो फ्यूचर डिमांड्स जो आ रही हैं उसके एलीज यूएस के साथ उन पे गौर करे, उन पे नज़रसानी करे, और एम्फासाइज कर रहा है, पॉलिसी मेकर को कह रहा है कि अपने डिसीजन बनाओ और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखो, और ये जो डिसीजंस हैं ये हमेशा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्री होने चाहिए। इट अंडरस्कोर द नीड फॉर पाकिस्तान, ये अंडरलाइन कर रहा है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ख़ुद जो है ख़ुद पे एतबार करे, ख़ुद इंडिपेंडेंट हो, और अपनी जो सवरेंटी है उसको इस्तेमाल करते हुए और ट्रू डिसीजन लेते हुए पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखे, और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक क्या बना दे, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जो है वो एक मुल्क बन जाए। उसके अलावा जी मैं डिस्कस करूँगा ओपिनियन का जो यहाँ पे टाइटल है वो है सेल्फ इम्पोज्ड पॉवर्टी। ठीक है, नसीम सादिक ने लिखी है, 23 मार्च 2024 को पब्लिश हुई। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। इसके अंदर जी राइटर बयान करेगा स्वीडन और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका आपस में कंपैरिजन करेगा, उनके लाइफस्टाइल का, उनकी वर्किंग का, और बताएगा कि किस तरह जो हैं कौमें तरक्की करती हैं। स्वीडन कहता है कि जाना जाता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, रहन सहन का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वहाँ पे है, काफ़ी नोबल प्राइज़ जो हैं आपको पता है वो भी वहीं दिए जाते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविज़म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब सैलरीज़ की बात आती है ना वहाँ के पॉलिटिशियन की, वो मोडेस्ट हैं, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखा जाए ना तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आवाम का बहुत हैवी है, ना कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है इतनी ज़्यादा, ना ही एनवायरमेंटलिज्म के एक्टिविस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियन है ना उनके लेविश पर्क्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ दावे ही हैं कि जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है सैलरी नहीं लेंगे, सैलरी के अलावा जो पर्क्स और प्रिविलेजेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्या कहता है जी, कहता है हमारे पॉलिटिशियन को तनख्वाह के अलावा हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सैलरीज के साथ साथ अलाउंसेस दिए जाते हैं, और ये सारा कुछ टैक्स पेयर के एक्सपेंस होते हैं, जो टैक्स लेते हैं ना उनसे ये ख़र्चे ही अपने पूरे करते हैं। तो इसमें जो सैलरीज तो होती है, साथ डेली बेस पे 2 से 3 हज़ार रुपया इनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। और आपको पता ही है कि ये हार्डली जो है अपनी नेशनल असम्बली हो या दूसरी हो एमपीएस की कौम सूबाई असम्बली हो, वहाँ पे ये महीने में 5-10 बार आती हैं बाकी, लेकिन इनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस डेली मिलते हैं। तो ये वो इसमें डिस्कस कर रहा है राइटर कि पाकिस्तान के जो एमपीज़ हैं उनको एक्स्ट्रा वैगेंट अलाउंस जो हैं, फजूल ख़र्च अलाउंस मिलते हैं, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस अलहदा मिलते हैं, टेलीफोन यूज़ करने के अलाउंस अलहदा मिलते हैं, ट्रैवल फॉरेन कंट्री के लिए बिज़नेस क्लास के अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट जो हैं अलहदा मिलते हैं, जिसकी वजह से इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है और नेशनल प्रोग्रेस में ये क्या है, हिंड्रेंस है। दूसरी तरफ जो स्वीडन के पॉलिटिशियन हैं वो अपने टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोई ऑफिस मेंटेनेंस जो हैं वो चार्जेस नहीं मिलते। जब भी उन्होंने कोई मीटिंग करनी हो ऑफिशियल, वो किसी लाइब्रेरी में या किसी भी कॉमन प्लेस पे मीटिंग कर लेते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट स्वीडन के पॉलिटिशियन के और आम आदमी के सेम है, और जिसकी वजह से वहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो नहीं है, और इसलिए स्वीडन की जो कौम है वो हमेशा कामयाब है, हमेशा आगे है। और हम जो हैं हम क्यों पीछे जा रहे हैं, तो ये इसमें वो आर्टिकल एम्फसाइज़ करता है कि ये ज़रूरत है एथिकल गवर्नेंस, हमारे अंदर जो हमारे एथिक्स हैं वो लाए जाएं गवर्नेंस के अंदर, और पॉवर्टी को इफ़ेक्टिवली एड्रेस किया जाए, सो डैट जो ये सक्सेसफुल मॉडल हैं स्वीडन की तरह उनको लागू करवाया जाए। तो इसमें जो कैब के वर्ड इस्तेमाल किए हैं, कॉमिटी,
कॉमिटी होता है जी एक ख़ास बिहेवियर दूसरों की तरफ ख़ास तौर पे जिसमें कोर्टसी हो, सलामती हो, तो उसे कहते हैं कॉमिटी। ऑस्टिरिटी होती है जी सेवरिटी इन मैनर, एटीट्यूड के अंदर जो आपकी सादगी है, जो सख्ती है, असूल पसंद हैं आप, तो उसे ऑस्टिरिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी होता है एहतसाब। इंटाइटलमेंट यहाँ पे होता है आपका जो हक होता है ना, उसे हैविंग अ राइट टू समथिंग, उसे इंटाइटलमेंट कहते हैं। लेविश होता है फजूल खर्च। उसके अलावा परपिचुएट होता है मुस्तकिल बनाना। उसके अलावा जी स्क्रूटिनाइज होता है तफ्शीश करना, एग्जामाइन करना, इंस्पेक्ट करना। एडवोकेट होता है हमायत करना। और उसके अलावा एलिवेशन होता है कमी। और लास्ट जो है वो है जेटिशनिंग, निकाल देना। तो ये जो एक्शन ऑफ अबेंडोनिंग होता है ना किसी चीज़ को तर्क कर देना, उसको हम कहते हैं जेटिशनिंग। तो ये जो आर्टिकल है ये कंट्रास्ट कर रहा है, ये जो हमारे पास ओपिनियन है इसमें राइटर कंट्रास्ट कर रहा है, मुवाजना कर रहा है गवर्नेंस की जो प्रैक्टिस हैं, प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं स्वीडन और पाकिस्तान का, उसका कंट्रास्ट करता है और हाईलाइट करता है राइटर। स्वीडन की जो कामयाबी है वो वहाँ के हाई एथिक्स हैं और ऑस्टिरिटी मतलब सादगी है, एटीट्यूड उनके जो हैं उसमें सादगी हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो हैं वो पर्क्स प्रिविलेजेस शो ही नहीं करते। और जितने भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वहाँ के वो काउंटेबल हैं पब्लिक स्पेंडिंग के। वाइल स्वीडन इज़ नोन फॉर इट्स मॉडेस्ट पॉलिटिकल सैलरीज, स्वीडन जो है वो जाना जाता है कि उस वहाँ के जो पॉलिटिकल सैलरीज हैं वो बहुत मॉडेस्ट हैं एंड मिनिमल प्रिविलेजेस, और जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो बहुत कम हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए लेविश पर्क्स हैं और ये सारे जो हैं प्रिविलेजेस कहाँ से आते हैं, टैक्स पेयर के एक्सपेंस से आते हैं, टैक्स पेयर के ख़र्चों से आते हैं। द टैक्स पेयर से ये सारे खर्चे पूरे किए जाते हैं। द स्टार्क डिफरेंस जो ये वाज़िया जो हमें फ़र्क देखने को मिलता है, हाउसिंग को अगर देख लें, ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, सैलरीज़ को देख लें और अलाउंसेस को देख लें बिटवीन टू एग्जाम्पलीफाई कंट्री, दोनों मुल्कों को अगर देखा जाए तो डिस्पैरिटी इसमें हमें एक बड़ा तजाद नज़र आता है। पाकिस्तानी जो लॉ मेकर्स हैं वो इंजॉय करते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट अलाउंसेस, उनको एक्स्ट्रा फजूल खर्च अलाउंस दिए जाते हैं ऑफिस मेंटेन करने के लिए, टेलीफोन यूज़ करने के लिए, ट्रैवल अलाउंसेस हैं। दूसरी तरफ जो स्वीडिश के एमपीएस हैं वो सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरीज़ पे इंहिसार करते हैं, अपने फ़ोन इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्यूटीज़ के दौरान भी। ये जो आर्टिकल है ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि पाकिस्तान के जो एक्सेसिव इंटाइटलमेंट हैं, मतलब जो अपना ये बहुत ज़्यादा हक समझ लेते हैं, एयर ट्रैवल अलाउंस समझ लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ के लिए अलाउंस हैं, स्पेशल डेली अलाउंसेस इनको मिलते हैं जो 8,000 के करीब हैं। आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, आप ओपिनियन को जब पढ़ेंगे डॉन न्यूज़पेपर से, विच परपिचुएट इनक्वालिटी, जिसकी वजह से इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है और नेशनल की प्रोग्रेस में ये एक क्या है रुकावट है। इट अर्जिस पाकिस्तानी लीडर, ये पाकिस्तानी लीडर को अर्ज करता है, उनको झंझोड़ रहा है, उनको उबार रहा है कि वो स्वीडन एथिकल गवर्नेंस के मॉडल को लागू करें एंड रिलिंक्विश सेल्फ इंटाइटल प्रिविलेजेस, और जो उन्होंने हक समझ लिया है अपने इन पर्क्स और प्रिविलेजेस का, उनके ऊपर अपना जो है मुहासबा करें टू एड्रेस पॉवर्टी, और जो पॉवर्टी की सिचुएशन है उसको एड्रेस करें और जो इनक्वालिटी आ रही है उसको मैनेज करें। तो ये थे जी एक एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा और आप डेटा ले सकते हैं, वर्ड्स ले सकते हैं अपने ऐसे राइटिंग के लिए, करंट अफेयर और पाक अफेयर के क्वेश्चन हल करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।